हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन एंड वेलकम टू गेट वाला। आज स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम लोग लेके आए हैं कि गेट 2027 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और अभी से प्रिपरेशन करके कैसे एक अच्छी सी रैंक लेके आए। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग 2026 वालों के गेट के सेशन बनाते हैं तो 2027 वाले स्टूडेंट्स भी मैसेज करते हैं कि सर हम लोग अभी से कैसे प्रिपेयर करें अच्छे से कि हम लोग एक डिसेंट सी रैंक लेके आए। तो आप लोगों की डिमांड पे ये सेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि 2027 में गेट केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करें, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं अभी अगर हम लोग देखें तो नियरली हमारे पास 15 मंथ्स है, क्योंकि लगभग अभी आप ये मान के चलिए 1.25 साल के आसपास हमारे पास है और आपको टारगेट करना है कि रैंक अंडर 100। कई बार लोग लिख देते रैंक 10 रैंक 1। देखो 1 से लेके 10 तक में तो क्या है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे आदमी का हो जाए तो उसी में 2-4 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। मेन है कि अगर हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो रैंक जरूर आती है, कई बार थोड़ी ऊपर कई बार नीचे, क्योंकि एग्जाम में मान लो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए उसी से मामला सारा बिगड़ जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उनके सोर्सेज क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो हम लोग अगर बात करें गेट केमिकल इंजीनियरिंग में तो गेट का पेपर आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का ही होता है। उसमें नियरली 73 मार्क्स का हमारे पास टेक्निकल रहता है और हमारे पास 27 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें एप्टीट्यूड फिक्स रहता है 15 मार्क्स का और जनरल मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे पास कभी 12 का, कभी 13 का, कभी 14 का, इस टाइप से वेरी करता रहता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन। एक्चुअली प्रोसेस कैलकुलेशन एक बेसिक सब्जेक्ट है कि जिसका आपको हर सब्जेक्ट में नीड पड़ती है। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये एकदम बिल्कुल बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। हर केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट नहीं आएगा तो हीट बैलेंस, मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, कंपोनेंट बैलेंस, ये सारी चीजें हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे इसे ऊपर रखा गया है। अगर आप सिर्फ प्रोसेस कैलकुलेशन की बात करेंगे तो नियरली 4 से 6 नंबर का आता है, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको हर सब्जेक्ट में करनी है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स में हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, वन इज सॉल्यूशन थर्मोडाइनेमिक्स, वन इज जनरल थर्मोडाइनेमिक्स, एंड द वेटेज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज नियरली ऑफ 10 मार्क्स। सो अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि नियरली हमारे पास यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। द वेटेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज ऑल्सो नियरली 8 to 10 मार्क्स, कभी कभी अप टू 12 मार्क्स तक भी आ जाता है, लेकिन नियरली 8 to 10 मार्क्स का ही रहता है। फिर हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले आप लोग इसे सेकेंड ईयर में ही पढ़ लेते हो। अगेन हाई वेटेज है इसका भी 6 to 8। अगेन देन मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर का वेटेज नियरली 10 मार्क्स का रहता है हमारे पास, 10 to 12 मार्क्स का। अगर आप गेट 2025 में देखोगे तो मास ट्रांसफर हमारे पास 14 मार्क्स का आया था। तो एक बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और केमिकल इंजीनियरिंग वाले हो आप तो 2 सब्जेक्ट तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी काम आने हैं। वो है आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन और सीआरई, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट है जो आपको बाकी ब्रांच वालों से अलग बनाते हैं। फिर हमारे पास सीआरई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सीआरई एज वेल एज मास ट्रांसफर कोर एकदम नियरली 8 to 10 मार्क्स, इसका भी हाई वेटेज है। फिर हमारे पास प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल दैट इज पीडीसी, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटेशन एक कंट्रोल। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो वेटेज है दैट इज नियरली 8 मार्क्स, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इंस्ट्रूमेंटेशन से भी आता है, ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन, एक छोटा सब्जेक्ट है लेकिन हर बार आपको 2 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो नियरली 4 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। फिर हम लोग बात करते हैं प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, अगेन एक छोटा सब्जेक्ट है लेकिन अच्छा खासा वेटेज है, जो कि नियरली 4 to 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। फिर हम लोग बात करते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी। केमिकल टेक्नोलॉजी अगर हम बात करेंगे तो एवरेज मार्क्स ये तो इन्होंने ये इसमें मिनिमम वाला दिया हुआ है, लेकिन ये आपका 4 से लेके 6-7 मार्क्स तक भी इससे केमिकल टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है, कई बार 7-8 मार्क्स तक पहुंच जाता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 10 to 12 मार्क्स, जैसा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, जैसे कि आपको पता है।
केमिकल इंजीनियरिंग में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके 70 मार्क्स आ गए इट मीन्स यू विल बी इन अंडर 100। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन को हम लोगों ने अलग अलग फेज में डिवाइड किया। अब हम लोगों ने सबसे पहला फेज वो किया है कि अक्टूबर से जनवरी 2026। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, प्रोसेस कैलकुलेशन प्लस थर्मोडाइनेमिक्स अक्टूबर नवंबर में। इसमें हमारे पास क्या क्या है कि प्रोसेस कैलकुलेशन में जो टॉपिक्स है जैसे रिसाइकिल है, पर्ज है, एक्सेस ऑक्सीजन है, एनर्जी बैलेंस है, मास बैलेंस है। फिर हमारे पास थर्मोडाइनेमिक्स में जो इंपॉर्टेंट है, थर्मोडाइनमिक्स में आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से एक क्वेश्चन आते ही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, फिर सॉल्यूशन थर्मोडाइनेमिक्स से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, फ्यूगेसिटी है, एक्टिविटी है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेटिव मोड में आते हैं। फिर हमें दिसंबर में किस चीज़ को रिवाइज करना है, क्योंकि आपके बैच में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो भी चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता ही है कि काइनेटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, मैनोमेट्री, चारों टॉपिक से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। फिर हमारे पास पंप है, पंप से इंटरव्यू के लिए भी पंप इंपॉर्टेंट है और गेट के लिए भी। फिर हम लोग बात करते हैं जनवरी 2026 में, तो हमें हीट ट्रांसफर, तो हमें पता है कि हीट ट्रांसफर में हमारे पास क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवोपरेटर, हीट एक्सचेंजर्स। ये वो टॉपिक्स है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आपको जो मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स है आपको उस पर बहुत ही अच्छे से काम करना है, जिससे कोई नया क्वेश्चन आए वहां से आप लोग आराम से कर ले जाओ। इस तरीके से हम लोग जनवरी में पहुंच गए। अपने पहले फेज में अगर हम बात करें तो पहले फेज में हम लोगों ने कितना कवर कर लिया, थर्मोडाइनिक्स प्लस प्रोसेस कैलकुलेशन मिनिमम 16 मार्क्स, एफएम 10 मार्क्स, 8 मार्क्स। तो नियरली आप देखिए हमारे पास कितने, हमारे पास मार्क्स का नियरली हम लोगों ने देखा तो नियरली 34 मार्क्स का लगभग हो गया, यानी 50% अगर हम टेक्निकल की बात करें। फिर उसके बाद हम लोग फेज 2 की बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि फेज वाइज टिप्स है। अब देखो स्टैंडर्ड बुक्स है, देखो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम लोग गेट के आप नोट्स बनाते हो, क्योंकि उसमें सिलेबस आपको होलिस्टिकली कवर होता है, PYQs आपको वो करने हैं, और अपना या तो आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो सारा 1-2 पेज में किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर फॉर्मूला बुक आप ले सकते हो एज योर चॉइस। ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के नाम दिए हुए हैं कि कई बार आपको कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आता तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए वो कोचिंग ज्वाइन करने में समर्थ नहीं है तो वो इन सब स्केड्यूल वो लोग भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और थोड़ी खुद की मेहनत से वो भी एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 हमारा जनवरी 2026 से मई 2026 तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जो एकदम कोर है, कि हमारे पास फरवरी से लेके मार्च तक मास ट्रांसफर, क्योंकि मास ट्रांसफर एक बड़ा सब्जेक्ट है और मास ट्रांसफर का वेटेज नियरली 10 to 12 मार्क्स का है। तो हम लोगों को पता है कि हर साल एक क्वेश्चन डिस्टिलेशन से आता है, एक क्वेश्चन लिक्विड एक्सट्रैक्शन से आता है, एक क्वेश्चन हमारे पास डिफ्यूजन से आता है, एक क्वेश्चन हमारे पास स्टेज वाइज एंड कंटिन्यूअस कॉन्टेक्टिंग से आता है, एक न्यूली एडेड जो टॉपिक है हमारे पास मेम्ब्रेन सेपरेशन यहाँ से आता है। तो इसे पूरा एकदम मास्टरी कर लेनी है। फिर अप्रैल में CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, आपको पता है इसे भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक CRE1 एक CRE2। तो दोनों का वेटेज 5 to 6 मार्क्स का है, तो नियरली 10 मार्क्स का ये हो जाता है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास परफॉर्मेंस रिएक्शन है वहाँ से आता है, होमोजीनियस से आता है, फिर हेट्रोजीनियस से आता है, कैटेलिसिस से आता है, कैटेलिस्ट डीएक्टिवेशन से आता है, फिर हमारे पास नॉन आइडियल रिएक्टर से क्वेश्चन आता है। ये वो टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। फिर हमारे पास एडियाबैटिक, नॉन एडियाबैटिक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसे हमें एकदम बिल्कुल अच्छे से कर लेना। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल मई में हमें अच्छे से ये कर लेना है। इसमें अगेन 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करेंगे, CLTF है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। फिर हमारे पास यहाँ पे इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ओवरशूट डिके रेशियो, ये सब छोटे छोटे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स, राइज टाइम, पीक टाइम। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस है, फिर हमारे पास कैस्केड है, फिर हमारे पास फीड फॉरवर्ड है। तो ये सब वो टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। वाल्व्स है, कंट्रोलर्स है। तो हमें सबसे पहले और CRE के लिए आपको पता है कि CRE1 के लिए ऑक्टेव लेवेनिस फाइल बहुत अच्छी बुक है, लेकिन CRE2 का उसमें कम दिया है, उसके लिए मैं फोगलर आपको सजेस्ट करूंगा। फिर क्या है हमारे पास मास ट्रांसफर के लिए हमारे पास VK दत्ता सर की बुक आती है, बहुत अच्छी है वो भी।
या फिर आप लोग और भी बहुत सारी बुक आती है, लेकिन वीके दत्ता सर की बुक में चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन है। फिर प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में आप कोई भी बुक, 2 ही बुक मार्केट में आती है जो स्टैंडर्ड है, उनमें से आप कोई भी एक बुक ले यूज कर सकते हो, या तो कफनर या स्टेपनोपोलिस, लेकिन दोनों फॉलो नहीं करना, एक ही फॉलो करना है। फिर हम तीसरे फेज में आ जाते हैं जून 2026 से अगस्त 2026 में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर करते हैं। जैसे हमारे पास मैकेनिकल ऑपरेशन है, तो मैकेनिकल ऑपरेशन नियरली 4 मार्क्स का आता है, 4 to 5 मार्क्स का जून में। तो इसमें हमारे पास आता है कि फ्लो थ्रू इमर्स बॉडीज वाला चैप्टर है हमारे पास। फिर यहाँ पे रिटिंजर्स लो है, किक्स लो है, बोन्स लो है हमारे पास। यहाँ पे फिल्ट्रेशन है, टर्मिनल वेलोसिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से, स्क्रीन्स है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से कर लेनी है, जो जहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर हम आते हैं प्लांट डिजाइन, इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, जुलाई में अच्छे से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, इसे जुलाई से आपको गेट के एग्जाम तक 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें याद होगी। तो इसका अगर हम वेटेज देखें, इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 10+ मार्क्स का है। जैसे हम लोग प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको पता है कि ऑप्टिमाइजेशन से गेट 2009 से लेके हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है। फिर हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इंडिसेस है, कैपिटलाइज कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना। केमिकल टेक्नोलॉजी में अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, फिर जैसे पॉलीमर इंडस्ट्रीज है, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है। तो ये जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो सब आपको अच्छे से आपको पता है कि मैथ्स कॉलम आते हैं कि टेफ्लॉन किसके लिए यूज होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छे से कर लेनी है। फिर इसके बाद आता है अगस्त में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पता है कि 12 मार्क्स का आता है, जो कि डुएबल है। आपको क्या है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लोग सोचते हैं कि हम लोग आराम से 10 दिन में कर लेंगे, लेकिन देखो इस सब्जेक्ट का वेटेज भी 12 मार्क्स का है। इसे आपको पर डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है, जिससे कि लास्ट तक चीज़ें आपको याद हो जाए। फिर हम लोग बात करते हैं कि गेट PYQ तो देखो इंपॉर्टेंट ही है। फिर हम लोग लास्ट फेज में हम लोग बात करते हैं कि रिवीजन प्लस जो मॉक फेज है सितंबर टू दिसंबर। तो इसमें आपको क्या करना है, अब धीरे धीरे, क्योंकि सिलेबस आपका हो चुका होगा, अब आपको लिंकेजेस बनाने हैं, चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि पढ़ तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, पढ़ने के बाद चीज़ें याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में आपको रिकॉल नहीं हुआ तो कितना भी पढ़ो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। तो आपको रिवीजन करना है अच्छे से। फिर आपको जो आपने फॉर्मूलेज बनाए थे उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। फिर अक्टूबर नवंबर में टेस्ट सीरीज देनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक आईना है जो आपको आपकी गलतियों का एहसास कराएंगे। जब तक हम पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है हमें सब आता है, लेकिन जब हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तब हमें लगता है अरे शिट यार, ये तो एक्स था, ये तो 1/x था। तो ये सारी गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सुधारनी है, तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। फिर इसके बाद दिसंबर में रिवीजन, आपको रिवीजन करना है, प्लस जिन सब्जेक्ट्स में आपके कम स्कोर आ रहा है उसे आपको बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है, क्योंकि वही सफलता की कुंजी है। अगर आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, वो सारी गलतियां एग्जाम में जाके होगी और फिर वो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगी। फिर हमारे पास इसी तरह अब टेस्ट सीरीज क्या है कि देखो, टेस्ट सीरीज का ही मैं आपको एक रूल बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज वो दे तो देते हैं, लेकिन उसे एनालाइज नहीं करते। अगर आपने टेस्ट सीरीज ऐसी दे दी, उसमें अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं किया, तो आपने उस टेस्ट सीरीज से क्या सीखा, फिर वो टेस्ट सीरीज आपके लिए कोई सेंस की नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दिन में 5-6 टेस्ट दे देंगे, उसका भी कोई सेंस नहीं है। आपको क्या है कि एक दिन में आप एक टेस्ट दीजिए, उसे अच्छे से एनालाइज करिए, उससे अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करिए, उस पर वर्क करिए और वहां से अच्छे से सीखिए। फिर आपके पास लास्ट फेज जो कि D-Day वाला, एकदम एग्जाम बस पास हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपको ने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, जिन जो आपके वीक एरियाज थे, उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, पर डे पढ़िए अच्छे से। जनवरी में ज़्यादा टेस्ट नहीं देने हैं, कम से कम टेस्ट देने हैं कि हर वीक में एक दे लिया अपनी एक्यूरेसी के लिए। अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, अपनी स्लीपिंग बायोलॉजिकल साइकिल ठीक करनी है। अब ये नहीं कि सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे ही पेपर है। रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, कुछ मॉक टेस्ट लगाने हैं। यहाँ पे रिवीजन और जो आपने पूरी साल सीखा है उसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है, तो इसलिए आराम से माइंड आपका कूल और काम जितना होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। टेस्ट आपको उसी टाइम देना है जिस टाइम पे आपका गेट का एग्जाम है। अपने माइंड को आपको 24 आवर्स में उस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव बनाना है जो जिस टाइम पे एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम भी उसी टाइम होगा। और अगर आप प्रैक्टिस भी उसी टाइम करोगे
तो आपके जो 24 आवर्स में वो 3 घंटे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए, बेस्ट आवर्स ऑफ द डे। क्लियर है? इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो मैंने आपको ऑलरेडी रिसोर्सेज बताई दी, जैसे प्रोसेस कैलकुलेशन है तो हिमेबलाऊ है। क्लियर है? वट एंड बोरा भी यूज कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स। थर्मोडाइनमिक्स में वैन स्मिथ है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास मैकैब स्मिथ है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 6 वो कंप्रेसिबल फ्लो का है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। सेंजल भी फॉलो कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर के लिए हम लोग कर्न या जेपी होलमैन भी यूज कर सकते हैं या सेंजल भी यूज कर सकते हैं। मास ट्रांसफर के लिए ट्रेबाल है, मैकैब स्मिथ है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सीआरई के लिए लेवन स्पाइल है और सीआरई 2 के लिए फोगलर। फिर प्रोसेस कंट्रोल के लिए कफनर या स्टेपनोपोलिस। फिर हमारे पास मैकेनिकल ऑपरेशन के लिए आप ज़्यादा बेटर है कि आप मैकैब स्मिथ यूज़ करिए क्योंकि आपका मोस्टली कवर हो जाता है उससे। फिर प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स टिम्बराव एंड पीटर्स है, बहुत बल्कि सी बुक है, लेकिन आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। फिर आपके पास मैथ्स है, गेट PYQs है, BS ग्रेवाल है, एप्टीट्यूड है, RS अग्रवाल है, और आपके पास वर्क बुक्स आप लोग वो कर सकते हो। अब आपको देखो क्या करना है, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। आपको 3 आवर्स टेक्निकल देना है, 1 आवर मैथमेटिक्स देना है और 30 मिनट एप्टीट्यूड देना है। क्योंकि देखो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ 100 मार्क्स, ये जो एग्जाम है वो सिर्फ 100 मार्क्स के। आप सोचो कि नहीं मैं तो आधे सब्जेक्ट पढ़ के चला जाऊंगा, आपके 50 मार्क्स आ भी गए तो क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि रैंकर बने हो आप, तो आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। फिर वीकली आपको एक मिनी टेस्ट, एक PYQ रिवीजन सेशन करना पड़ेगा मंथली, एक फुल मॉक टेस्ट रिवीजन ऑफ प्रीवियस मंथ, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, सारी चीज़ों का कोई सेंस नहीं। इसलिए बोलता हूँ कि द फॉर्मूला टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ दैट इज R3। R3 मीन्स रीड रिवाइज रेगुलरली, पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है, उसे रिवाइज करना है, और इसी फॉर्मूले को जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती जब तक अप्लाई करते रहना है। क्या बोला? रीड रिवाइज रेगुलरली, इट इज द ओनली की टू गेट सक्सेस। इस गेट के एग्जाम में आप जितने अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जितनी कंसिस्टेंसी आपके साथ आप मेंटेन कर सकते हो, आप उतना ही बेहतर रिजल्ट लेके जा सकते हो। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक यू वेरी मच। फिर किसी सेशन में मिलते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। दूसरी चीज देखो, जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस होती है, हमारे एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास इससे अच्छी कोई पॉलिसी है या इससे अच्छी आपके पास स्ट्रेटजी है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बता दिया बस यही एकदम पत्थर की लकीर है। ये वो है कि जो हर साल स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों ने फॉलो की, सबकी रैंक आई। तो लेकिन अगर आपके पास इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी है आप उसे फॉलो करिए, क्योंकि आपका हमारा एक ही टारगेट है कि आपकी अच्छी से अच्छी रैंक आए। सो थैंक यू वेरी मच।